माँ-बाप अपनी बेटी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। वो यही चाहते हैं कि हम अपनी बच्ची को अच्छे से अच्छा घर-बार और शौहर दें। लेकिन अगर वही शौहर उसका दुश्मन बन जाए, वही हस्बैंड उसकी ज़िंदगी छीनने पे मजबूर हो जाए, तो वो लड़की क्या करे? मेरी शादी मेरे माँ-बाप ने अपनी मर्ज़ी से की थी, बहुत सोच समझ के की थी और बहुत कुछ दिया था। जब ये पता चला कि ये लड़का बाहर ले जाएगा तो मेरे माँ-बाप बहुत ज़्यादा खुश थे। बाहर की ज़िंदगी हमारी बच्ची जिएगी और फिर उसके बाद गृह गृहस्थी भी वहीं की बसेगी। ये बात शादी से पहले ही तय हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे माँ-बाप ने उस लड़के को दहेज ना दे कर के कैश दिया। ये सोच कर के कि कैश तो उनके काम आ जाएगा। अगर हम दहेज देंगे तो दहेज कहाँ रखेगा ये और वो ख़राब भी हो जाएगा। इस तरह से शादी की बात तय हो चुकी थी और शादी के बाद में मैं बाहर चली गई। अकेली थी, टाइम पास नहीं हुआ करता था, इसलिए फ़ोन मेरे साथी बन गया। सुबह से मेरे हस्बैंड काम पे जाते और रात में देर से आते। इतने टाइम अकेले नए शहर में रहना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं सारा दिन घर वालों से बात करती, घर का काम करती और इस तरह से मेरा टाइम निकलने लगा। शादी के 2 महीने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब तुम्हारा टाइम नहीं पास होता है, तो क्यों ना तुम घर के अंदर खाना बना कर के डिलीवर करा करो, ताकि तुम्हारा भी टाइम कटे और कुछ आमदनी भी हो। क्योंकि यहाँ पे लोग सब यही करते हैं। साथ ही साथ में उन्होंने घर के अंदर सीसी कैमरे लगा दिए और कहा जब तुम काम करती रहा करोगी तो मेरी नज़रों में भी रहोगी, मैं भी बेफ़िक्र रहूँगा। मैंने भी ये सोचा कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे और इस तरह से घर में कैमरे लगा दिए गए और फ़ोन से उनके कनेक्ट कर दिया गया। मेरी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात पे उनका नज़र रहती। मैं वॉशरूम तक जाती तब भी पता रहता। अब इसी बीच में उन्होंने जब देखा कि मैं काफ़ी देर तक फ़ोन पे बात करती हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इतनी देर किससे बात करती हो? शक का बीज शायद उनकी ज़िंदगी में यहीं से आया था। मैंने कहा मैं अपने घरवालों से बात करती हूँ, फिर उन्होंने मेरा फ़ोन चेक करना शुरू कर दिया। मैं दिन भर खाना बनाती, सबसे पहले तो 4 डब्बे लगे थे खाने के, 4 डब्बे उनके फिर 2 हमारे बनाने खाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। रफ़्ते-रफ़्ते मेरे हाथ में ज़ायक़ा अच्छा था, डब्बे टिफ़िन बढ़ने लगे। मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफ़िस के लोगों को भी बता रखा था, अब उन्होंने भी कहा कि हमें भी तुम्हारे घर में खाना लगवाना है। तो इस तरह से उन्होंने मेरे पास खाने का ऑर्डर दे दिया। मैं भी अपने काम में मगन होके काम करती, लेकिन पूरा दिन मैं थक जाती। जब इंसान मेहनत करता है और उसका एक जब उसके हाथ में आए तो उसका दिल खुश होता है। पर ये गलत हुआ। मेरे साथ में कुछ इस तरह से मेरे हस्बैंड ने करा, जब पैसे आए तो वो मेरे हस्बैंड के अकाउंट में गए। मेरे हिस्से में सिर्फ़ मेहनत आई। मैंने उनसे कहा कि ये मुझे भी थोड़े बहुत पैसे दिया करो, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा खर्चा तो मैं उठाता हूँ, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत? और नए शहर में आकर के काम करना और फिर उसके बाद में यहाँ का खर्चा उठाना बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो क्या तुम इतना नहीं कर सकती हो? ऐसे करते-करते खाना और बढ़ गया। खाने टिफ़िन जब और बढ़े तो काम भी मेरा बढ़ गया। मैं पूरा दिन काम करती तो मुझे अब फ़ोन करने की भी फ़ुर्सत ना मिलती। उस पे भी मेरे हस्बैंड आके मेरा फ़ोन चेक करते और कहते कि तुमने फ़ोन में इतना टाइम क्यों लगाया? मैंने बताया भी कि मैं सिर्फ़ अम्मी से बात करती हूँ या अपनी बहन से करती हूँ, इनसे भी ना करूँ तो फिर कैसे रहूँ? अब वो खाने में भी मेरे कीमे-गिरी करने लगे। कभी नमक तेज़ तो कभी मिर्चें तेज़ बताते, जबकि टिफ़िन वालों के यहाँ से अभी तक कोई भी मेरी शिकायत नहीं आई थी। पूरा दिन घर के अंदर अकेले रह के काम करना एक मेरे लिए एक कैदी की जैसे हो गया। अब मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ और करनी शुरू करी, जब वो ऑफ़िस जाते तो बाहर से लॉक कर जाते। मैं अंदर रहती और सारा दिन काम करती। शाम को जब वो आते तो मुझे जितना भी जो भी सामान लगता वो दिला के लाते, फिर अगले दिन लॉक करते। उस लॉक की वज़ह से मेरा दम घुटने लगा। मैंने अम्मी से कई बार कहा कि अम्मी ये मुझे अंदर लॉक करके जाते हैं तो मुझे अजीब सी उलझन होती है, घबराहट होती है। और अब तो मेरे हस्बैंड छोटी-छोटी बातों पे मुझसे लड़ते भी हैं, कभी-कभी हाथ भी उठा लेते हैं। अम्मी मैं इनके साथ नहीं जी सकती ऐसे। वो 1 रुपया भी मेरे हाथ में नहीं देते। यहाँ तक कि मेरा पासपोर्ट, मेरी वीज़ा, हर चीज़ उन्हीं के पास है। मैं तो एक कैद की तरह रह रही हूँ इस घर में। मेरी अम्मी ने मुझे समझाया कि फैमिली बन जाएगी रफ़्ते-रफ़्ते,
आदतें सब बदल जाती हैं, तुम हिम्मत रखो। और ऐसे करते-करते 1 साल गुज़र गया और मैं एक बच्चे की माँ बनी। उस टाइम पे मैंने टिफ़िन को रुका दिया क्योंकि मैं प्रेगनेंसी की हालत में नहीं बना पा रही थी। उस पे उन्होंने कहा कि तुम बोझ हो मेरे ऊपर, घर बैठ के ही खाती रहोगी, कुछ काम करा करो, हाथ-पैर हिलाया करो। मैंने उनसे कहा भी कि इस हालत में ना मुझसे नहीं हो पाता। ख़ैर वक़्त गुज़रा और मैं एक बेटे की माँ बन गई। पर अब मेरे हस्बैंड का हाथ बहुत खुल गया था। छोटी-छोटी बातों पे चिड़े-चिड़े से रहते और मुझे कहीं भी मार देते, कभी खाने में मैं गिरी तो कभी किसी चीज़ में। मेरे बच्चों के सामने भी वो मारते। अब बच्चे बड़े हो रहे थे, 2 बच्चों की माँ बन गई थी मैं, 1 बेटा, 1 बेटी। 5 साल से मुझे इंडिया में लाया नहीं गया था। जब मेरे भाई की शादी हुई, तो मैंने बहुत ज़िद करी, रोई, तब उन्होंने कहा कि अपने घर वालों से खर्चा मँगाओ तो तुम जा सकती हो। मेरे माँ-बाप ने मेरे टिकट के पैसे, वीज़ा के पैसे सब भेजे जब मैं इंडिया आई। लेकिन यहाँ पे भी बस 1 महीने के लिए मुझे वीज़ा मिली थी। फिर अपने बच्चों के साथ मैं फिर वहाँ पहुँच गई। अब बच्चे भी बड़े हो रहे थे, बच्चे भी देखा करते थे कि मैं रात और दिन किस तरह से रह रही हूँ। पूरा दिन टिफ़िन का काम करना, फिर रात को अपने आदमी की मार खाना, बातें सुनना, ज़लील होना और इस तरह से वक़्त गुज़रा। बच्चे कहते थे कि अम्मी कब तक हम ये ज़ुल्म सहेंगे, हम नानी के घर चलते हैं। इंडिया चले जाएँगे फिर वापस कभी यहाँ नहीं आएँगे। मैं यहाँ नहीं रह सकती, पर हम कैसे जाते? ना तो हमारे पास वीज़ा है, ना टिकट है, ना ही हमारे पास हमारा पासपोर्ट। बच्चे भी स्कूल चले जाते और मैं पूरा दिन घर का काम करती। काम कर के मेरी हालत बुरी हो रही थी। लगातार मैं इतने सारे टिफ़िन बनाया करती, लेट नहीं हो सकती, थोड़ी-सी देर में आराम नहीं कर सकती। बस एक मशीन बना दिया गया था मुझे और पूरा दिन मैं काम करती। मैं तंग आ गई थी उस आदमी से, परेशान हो गई थी, दिमागी तौर पे टॉर्चर कर रहा था। रात और दिन मुझे एक मशीन की तरह से यूज़ करा जा रहा था और साथ में ये कहा जा रहा था कि जब यहाँ पर रहते हैं तो सभी लोग काम करते हैं, तुम अकेले बैठ के ऐसे नहीं खा सकती। एक दिन अचानक मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने उनसे कहा कि आज गेट मत बंद करके जाना, मुझे बच्चों के स्कूल जाना है। उस दिन उसके भी दिल में थोड़ा रहम आया शायद और वो गेट खुला छोड़ गया। मैंने अपने बच्चों को लिया स्कूल से और थोड़े से कपड़े लिए और मैं पुलिस स्टेशन चली गई। वहाँ जाके मैंने उनसे कहा कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं भेज रहे। वहाँ की पुलिस ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाया। उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे जिस नज़रों से देखा, मैं डर गई थी कि अब घर जाऊँगी अगर मैं तो पता नहीं क्या हाल होगा। पुलिस वालों के सामने मेरे हस्बैंड ने बड़े नरमी से और आराम से बात करी और कहा कि मैं अपनी वाइफ़ को इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि ये मेंटली तौर पे परेशान है थोड़ा और इस वजह से मैंने इसको यहाँ रख रखा है और जैसे ही आप कह रहे हो मैं इसे जल्दी भेज दूँगा। और बड़े प्यार से मुझे घर ले आए और लाने के बाद फिर उन्होंने जो मुझे मारा है, मैं बता नहीं सकती, अंदरूनी चोटें दी मुझे, जो मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती थी। इतना हलाक कर दिया कि ना मैं खड़ी हो पा रही थी, ना चल पा रही थी। क्योंकि पुलिस ने उन्हें पहले ही कहा था अगर तुमने अपनी बीवी पे अगर थोड़ा भी हाथ उठाया, तो हमें पता चलेगा, हम तुम्हें अंदर डाल देंगे। और उन्होंने उसी तरह से अपना काम करा जैसे कोई एक कहते हैं ना कि दिमाग से काम करता है एक इंसान, जो किलर होता है ना वो दिमाग से काम लेता है। उन्होंने अंदरूनी मुझे परेशानी दी। खैर पुलिस वालों के पास मैं फिर दूसरी बार भी गई, फिर भी मेरी वहाँ सुनवाई नहीं हुई। मुझे पागल लोगों में करार कर दिया गया। मेरे माँ-बाप को जब ये पता चला तो मेरे माँ-बाप ने वहाँ से हमें पैसे भेजे और मदद ली। किसी तरह से हम यहाँ से निकले। मेरे हस्बैंड के भी हाथ-पैर जोड़े, सास को भी कहा। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ से निकल पाई और निकल के इंडिया तक पहुँची। इंडिया तक का सफ़र मेरे बच्चों के और मेरे लिए एक खतरनाक ख्वाब से कम नहीं था। जैसे-तैसे मैं वहाँ से यहाँ तलक जब आ गई, फिर मैंने अपने घर वालों के सामने सारी बात रखी और कहा, इतने साल मैंने ये बर्दाश्त कर लिया, 8 साल हो गए मुझे बर्दाश्त करते-करते। अब नहीं सहा जाता और अब नहीं रहा जाता। इसलिए मुझे इस आदमी से खुलासा दिला दो। मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भी करके पाल लूँगी। खाने पकाने का हुनर तो मेरे पास है। मैं अपना खाना बना के अपने बच्चों का पेट पालूँगी। वही काम मैं वहाँ करती हूँ और वही काम मैं यहाँ करूँगी।
वहाँ मुझे पैसे नहीं मिलते और मुझे उसके बदले में टॉर्चर किया जाता है। उसने मुझे खुलासा तो नहीं दिया, बहुत परेशानी उठाई, बहुत लोगों के बीच में हाथ जोड़े, मन्नतें करी, जब जाके मुझे खुलासा मिला और फिर मैं अपने बच्चों के लिए जीने लगी। लेकिन उसने हमारे ऊपर केस कर दिया और बेटा उसने अपने पास माँगना चाहा, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे हक़ में फ़ैसला बेहतर करा। कुछ उसकी चीज़ें ऐसी थी जो कि सबूत बन के सामने आई और उस जानवर से मुझे रिहालत मिली। ज़िंदगी में माँ-बाप फ़ैसले तो करते हैं, लेकिन कभी-कभी वही फ़ैसले हमारे ऊपर भारी पड़ जाते हैं। बहुत शौक था ना बाहर जाने का, बहुत शौक था ना बाहर के लोगों की ज़िंदगी देख के हम ये सोचते हैं, हमारी भी ऐसी हो जाए। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि जो रोते हैं वहाँ जा कर के और एक जेल से निकल के दूसरे जेल में पहुँच जाते हैं। मेरी भी ज़िंदगी कुछ इस